नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का विषय विज्ञान। उसके अंदर हम पाठ 3 पढ़ रहे थे। हमने उसके अंदर देखा था फाइबर्स के बारे में, ठीक है, रेशों के बारे में, जो कौन से थे, संश्लेषित रेशे। आज हम पढ़ेंगे प्लास्टिक। हमने संश्लेषित रेशों के गुणधर्म वगैरह देखे थे। आज हम देखेंगे प्लास्टिक। प्लास्टिक से आप सब सुपरिचित है। प्लास्टिक के खिलौने, बर्तन, वस्तुओं का आप उपयोग करते हैं। आप घर पर प्रतिदिन काम में आने वाली बहुत सी प्लास्टिक की वस्तुओं से परिचित होंगे। इस प्रकार की वस्तुएं और उनके उपयोगों की एक सूची बनाइए। आपको सूची बनानी है। सूची मतलब नाम लिखना है कि आप कौन कौन से का उपयोग करते हैं। संश्लेषित रेशों की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। जैसे संश्लेषित रेशे हमने देखा था ना कि ना पॉलीमर से, मतलब बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर बनी होती है। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती। कुछ में रेखीय होती है तो अन्य में क्रॉसबद्ध या तिर्यकबद्ध होती है। देखो, किसी में तो क्या होती है, बहुलक एक रेखा में होते हैं, किसी में क्या होते हैं, तिर्यक होते हैं, यूं भी जुड़े होते हैं, यूं भी, ऐसा पूरा जुड़ा होता है। तो प्लास्टिक में जो व्यवस्थाएं होती है वो अलग अलग होती है। देखो, प्लास्टिक की कुछ वस्तुएं यहाँ पर है, कुर्सी है, ग्लास है, खिलौना है, बाल्टी है। अब देखो, प्लास्टिक की वस्तुएं सभी संभव आकारों और साइज़ों में उपलब्ध है। अब प्लास्टिक की जितनी भी वस्तुएं हैं वो संभवतः किसी न किसी आकार और में उपलब्ध है, जैसा कि चित्र 3.7 में देखा है। क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि यह कैसे संभव है? तथ्य यह है कि प्लास्टिक आसानी से सांचे में ढाला जा सकता है, अर्थात इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। अब देखो, हम कैसे कहेंगे कि भाई ये अलग अलग आकार के अलग अलग वस्तुएं? क्यों बच्चों? क्योंकि प्लास्टिक को हम सरलता से पिघला सकते हैं और इसको किसी भी सांचे में डालकर उसकी आकृति देख सकते हैं। प्लास्टिक का पुनर्चक्रण हो सकता है। पुनर्चक्रण मतलब उसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। इसे पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है, रंगा जा सकता है, पिघलाया जा सकता है। इसे बेल कर चद्दरों में भी बदला जा सकता है और तारे भी इससे बनाई जा सकती है। इसलिए इसके इतने विभिन्न प्रकार के उपयोग है। आया समझ में? अब प्लास्टिक, जैसे आप सर्व उपयोग प्लास्टिक, जो पॉलीथीन है, हम उसका उपयोग करते हैं, सब्जी और वाले देते हैं हमें। पॉलीथीन पॉली प्लस इथीन से मिलकर बना होता है। पॉली का मतलब बहुलक, किसका? इथीन एक रसायन है, उसके बहुलक। प्लास्टिक का एक उदाहरण है जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियाँ बनाने में काम आता है, का उपयोग हम करते हैं। अब आप स्वयं प्लास्टिक के टुकड़े को मोड़िए। क्या आप प्लास्टिक वस्तुएं सरलता से मोड़ी जा सकती है? आप देखेंगे कि कुछ प्लास्टिक की वस्तुओं को आप सरलता से मोड़ सकते हो। कुछ ऐसी सॉफ्ट प्लास्टिक होती है, आप उसको सरलता से मोड़ सकते हो, जबकि कुछ मोड़ने हेतु बल लगाने पर टूट जाती। प्लास्टिक की स्केल अगर आप ज़्यादा मोड़ोगे तो वो क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। जब हम एक प्लास्टिक की बोतल में गर्म जल डालते तो विकृत हो जाती। विकृत मतलब उसकी आकृति बदल जाती है। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है। क्या बोल रहे हैं कि ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर क्या हो? आसानी से विकृत मतलब उसकी आकृति बदल जाती हो, सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, उसको हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। अब याद रखना बच्चों, आपसे परीक्षा में पूछा जाता है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग की में अंतर। तो थर्मोप्लास्टिक वो होते हैं जिनको गर्म करने पर उसका आकृति बदल जाती है और साथ ही साथ वो क्या हो जाते हैं? मुड़ जाते हैं। जैसे पॉलीथीन, पीवीसी पाइप जो आती है, थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण है। इनका उपयोग खिलौने, कंघियाँ और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु किया जाता है। दूसरी ओर कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल देने पर इन्हें ऊष्मा देकर नर्म नहीं किया जाता। वो होता है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एक होता है ऊष्मा रोधी और एक होता है ऊष्मा शोषी, ठीक है, कहलाते हैं। दो उदाहरण है बेकेलाइट और मेलेमाइट। अब बेकेलाइट और मेलेमाइट से जो प्लास्टिक बनती है बच्चों, उसको आप सांचे में दोबारा ढाल नहीं सकते हो। बैकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होती है। ये क्या होती है? ऊष्मा का कुचालक। कुचालक का मतलब होता है जो ऊष्मा को अपने में से जाने नहीं देता। यह बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे, आपने देखा है ना मम्मी, तवा, कढ़ाई, उसके बर्तन पे हत्थे होते हैं प्लास्टिक के, तो वो पिघलते नहीं। बिजली की स्विच पिघलती है नहीं, आदि बनाने में काम आते हैं। मेलेमाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है। यह आग का प्रतिरोधक है। ये क्या है? आग का प्रतिरोधक। इसमें आग नहीं लगती है। अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहन करने की इसमें क्षमता अधिक होती है। यह फर्श की टाइल से रसोई के बर्तन, कपड़े बनाने में उपयोग किया जाता है, जो आग का प्रतिरोध करता है। चित्र 3.8 में थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के विभिन्न उपयोगों को प्रदर्शित किया गया। अब देखो, यह क्या है? एक प्लेट है।
ये भी एक प्लास्टिक की प्लेट है, ये स्विच है, ये एक क्या है, बॉक्स है, यहाँ तार है। तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है और नीचे वाले जो थर्मोप्लास्टिक है आप इसको बदल सकते हो, इनको हम बदल नहीं सकते, ठीक है। अब उसके बाद है आपका विकल्प पदार्थ प्लास्टिक। प्लास्टिक हमारा एक विकल्प पदार्थ के रूप में, आपने देखा पहले लोग चीनी मिट्टी के बर्तन का उपयोग करते थे, फिर स्टील के, एल्यूमिनियम के, अब हम किसका उपयोग करते हैं, प्लास्टिक का। आज यदि हम कोई खाद्य सामग्री, जल, दूध, अचार, सूखे मेवे आदि के संचयन का मतलब होता है बच्चों इकट्ठा करने की सोचे तो प्लास्टिक पात्र अधिक सुविधाजनक लगते हैं। हम प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, आपने देखा है प्लास्टिक के डब्बे आते हैं। इसका कारण उनका हल्का भार, कम कीमत, देखो तो भार उनका हल्का होता है, स्टील और के डिब्बे बहुत भारी होते हैं, कांच के भी टूट जाते हैं, उनकी कीमत कम होती है, अच्छा होता है, उपयोग में आसान होते हैं। धातुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग कारों, वायुयानों और अंतरिक्ष यानों में भी होता है। अब ये क्या है, धातुओं की अपेक्षा हल्के होते हैं। उपयोग की यह सूची असीमित है। यदि हम चप्पल, फर्नीचर, सजावट की वस्तुएं आदि गिनना प्रारंभ करें तो बहुत सारी चीज़ें जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, प्लास्टिक से करते हैं। आइए हम प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुणों की विवेचना करें। अब इसके गुण कौन कौन से, पहला है प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील होते हैं। अनअभिक्रियाशील का मतलब होता है ये किसी से भी क्रिया नहीं करते, इस पर जंग नहीं लगता, जैसे लोहे पर जंग लगता है ना, वैसे आप जानते हैं कि लोहे जैसी धातुओं को जब नमी और वायु में खुला छोड़ देते तो उसमें जंग लग जाती है। बारिश के समय आप देखते हो आपकी जो गेट या जाली होती है उस पर बुरे बुरे रंग का जंग लग जाता है। परंतु प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करते, ना तो ये पानी से अभिक्रिया करते, ना ये हवा से। उनका संचारण आसानी से नहीं होता है, इसलिए इनका उपयोग बहुत से रसायन सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचयन हेतु किया जाता है। दूसरा है प्लास्टिक हल्का होता है, प्रबल और चिरस्थायी। चिरस्थायी मतलब लंबे समय तक चलता है, प्रबल मतलब एकदम प्रबलता होती है, स्ट्रांग होता है, हल्का मतलब बिल्कुल पूर्ण रूप से हल्का। पूर्व काल में उपयोग में आने वाली बाल्टियों के बारे में अपने माता पिता, दादा दादी से बात कीजिए। किस पदार्थ की बनी बाल्टियाँ और मग का आज हम उपयोग में ले रखे। अभी हम प्लास्टिक का उपयोग करते, वो मैंने आपको बताया ना, एल्यूमिनियम, स्टील इत्यादि का उपयोग करते थे। प्लास्टिक पात्रों को उपयोग में लाने से क्या लाभ है, तो देखो, क्योंकि प्लास्टिक बहुत हल्का, प्रबल, चिरस्थायी और विभिन्न आकारों, साइजों में ढाला जा सकता है, अतः यह विभिन्न उद्देश्यों में उपयोग में लाया जाता है। प्लास्टिक सामान्यतः धातु की अपेक्षा सस्ते होते हैं। अब ये क्या है, धातु की अपेक्षा सस्ते होते हैं, इसको किसी भी ढांचे में ढालो ढल जाता है। ये उद्योगों, घरेलू कार्यों के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक पात्रों की सूची बनाई जिन्हें आप दैनिक रूप में उपयोग करते हैं, जैसे आपके पानी के बॉटल आप स्कूल में लाते हो, ये सब। तो इसका दूसरा गुण है कि ये हल्का होता है, प्रबल होता है, चिरस्थायी होता है, इसलिए इसका उपयोग हम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्लास्टिक कुचालक होता है। कुचालक का मतलब होता है जो अपने में से ऊष्मा को नहीं जाने देते। आपने ऊपर सीखा कि प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत के कुचालक है, इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक से ढके रहते हैं और खाना बनाने वाले पात्रों के हत्थे इससे बनते हैं। आया समझ में। अब यहाँ पर आपको क्या आप जानते हैं, कुछ बातें दे रखी, जैसे प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में व्यापक उपयोग होता है। इनके उपयोगों से कुछ उदाहरण, जैसे दवा की गोलियाँ, टिक्कियों के पैक करने हेतु, घाव को सीने के लिए भी हम किसका उपयोग करते हैं, प्लास्टिक के तारों का डॉक्टर करते हैं। माइक्रोवेव ओवन में बर्तनों के लिए। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिसका उपयोग तेल और जल चिपकता नहीं है उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसका एक और गुण है जो कि, और देखो अग्निशामक, जो अग्निशह प्लास्टिक होता है ना, उससे संश्लेषित रेशा आग नहीं पकड़ते, उसमें भी। प्लास्टिक और पर्यावरण, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारे कुछ अलग तक गुण थे। अब हम देखते हैं कि प्लास्टिक और पर्यावरण क्या है। जब हम बाजार में जाते हैं हमें प्लास्टिक अथवा पॉलीथीन में लपेटी वस्तुएं मिलती है। आप देखते हो ना, हमें प्लास्टिक के डिब्बों में वस्तुएं मिलती है या पॉलीथीन में। यह एक कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता रहा है, फिर यह प्लास्टिक कूड़ेदान में जाता है। प्लास्टिक का निस्तारण एक प्रधान समस्या है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक जैव निम्नीकरण नहीं है। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित होते जैव निम्नीकरण कहलाते। अपघटित होना मतलब पूरी तरह मिट्टी में मिल जाना। जैसे आपके आलू वगैरह का कचरा है, वो आप कुछ दिन गड्ढे में डाल के रखो तो आपको वो नहीं मिलेगा, लेकिन उसी की जगह यदि आप पॉलीथीन डालो किसी गड्ढे में, वो आपको वैसी की वैसी ही नजर आएगी। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते जैव अनिम्नीकरण कहलाते। तो जैव निम्नीकरण जो अपघटित होते, अजैव निम्नीकरण जो अपघटित नहीं होते। जैसे यहाँ पर दे रखा है, देखो
सब्जी फलों के छिलके 1-2 सप्ताह में हो जाते। तो ये सब आपके जैव निम्नीकरण है। अजैव निम्नीकरण जैसा टीन, एल्यूमिनियम है, प्लास्टिक की थैलियाँ, ये कई वर्षों तक ऐसे के ऐसी ही रहती है, जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती। इसलिए अभी तरह तरह के क्या किए, पॉलीथीन के विकल्प चुने हैं, जो किससे बने होते हैं बच्चों, इन सब्जियों फलों या से। जैसे बीच में आपका निकला था मेज, आपका जो मक्का आप खाते हो ना, जो भुट्टा खाते हो जिसको आप मकई कहते हो, उसके जो छिलके थे उससे बनाई गई थी। तो वो क्या है, जैसी थैली जैसा, उसके अंदर आप सामान रख सकते हो, बाद में आप उसको फेंको भी तो वो क्या है, निम्नीकरण हो जाता था। आया समझ में। नेक्स्ट है, क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है, यह पर्यावरण हितैषी है, यह पर्यावरण का हित नहीं चाहता है, यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त जब हम संश्लेषित पदार्थ को जलाया जाता है तो पूर्णतः जलने में लंबा समय लगता है। तो इससे क्या होता है, जो इसका धुआं होता है उससे भारी मात्रा में विषैले पदार्थ निकलते, तो वो वायु प्रदूषण का कारण बनती है। यथासंभव प्लास्टिक के उपयोग से बचिए। अब इसका समाधान कैसे कर सकते हैं, तो हम प्लास्टिक का उपयोग से बचें। हम पेपर बैग का उपयोग करें या कपड़े से बनी थैलियों का उपयोग कर सकते हैं। कपास या जूट के बने थैलों का उपयोग करें। जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट को अलग इकट्ठा करिए, इनका अलग निस्तारण करिए। अब निम्नीकरण, जो हमारे फल सब्जियों का कचरा उसको अलग रखें, प्लास्टिक के कचरे को अलग रखें। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक को वो पुनः साइकिल कर सकते हैं। इन्हें अपने घरों पर व्यवहार में लाएं। कुछ और तरीके भी सुझाएं जिनके द्वारा आप प्लास्टिक के पदार्थों को उपयोग करने में सहयोग दें। प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करना बेहतर होगा। अधिकांश थर्मोप्लास्टिक पुनः चक्रित किए जा सकते हैं। जिन वस्तुओं का पुनः चक्रण किया जाता है उनकी सूची बनाइए। तो प्लास्टिक की बॉटल है, टिन है, केन है, इन सब का हम पुनर्चक्रण कर सकते हैं। पुनर्चक्रण मतलब पुनः उसको पिघाल कर सांचे में डालना, रंग करना। पुनर्चक्रण के समय कुछ रंग प्रदान करने वाले अभिकर्मक मिला दिए जाते हैं, जिससे पुनर्चक्रित सामग्री का उपयोग विशेष रूप से खाद्य पदार्थों के संचय तक सीमित हो जाता है। एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में हमें 5R सिद्धांत को याद रखना चाहिए। उपयोग कम कीजिए, पुनः उपयोग करिए, पुनः चक्रित कीजिए, पुनः प्राप्त कीजिए, उपयोग ना कीजिए। तो देखो, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर, रिफ्यूज, इस प्रकार की आदतें विकसित कीजिए जो पर्यावरण के हितैषी हो। आया समझ में। तो ये 5R सिद्धांत आपको याद रखने। अब बच्चों यहाँ पर देखो, आपको बताया कि लापरवाह जो फेंकी गई थैलियाँ यदि गाय उसको खाती है तो क्या होता है, बीमार हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। आया समझ में। तो यहाँ हमारा ये पार्ट पूरा होता है। अब आपको बच्चों क्या करना है, हमने क्या क्या देखा, प्लास्टिक संश्लेषित रेशे जो मानव द्वारा बनाए गए। अब इसका आपको क्या करना है, जो ये अभ्यास है उसको अपने कॉपी में लिखना है। धन्यवाद बच्चों।